अब हम आते हैं भारत की भूमिका क्या रही गुट निरपेक्ष आंदोलन में। संस्थापक के रूप में तो हमने जाना बांडुंग, फिर उसके बाद 1956 में 3 देशों के नेताओं का मिलना, फिर 1961 में बेलग्रेड आदि आदि। लेकिन भारत की भूमिका और भारत ने इस आंदोलन को किस हद तक प्रभावित किया, इसके विकास के गुट निरपेक्ष आंदोलन के विकास के विभिन्न चरणों की यदि हम बात करें तो वो यहाँ पर उचित होगा। विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भारत की भूमिका, जैसी ये बात होती है तो गुट निरपेक्षता भारत के संबंध में एक ऐसा शब्द है जो तुरंत जुड़ता है और उसका पूरा सरोकार पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ है। हमने लगातार गुट निरपेक्ष की नीति का अनुसरण प्रारंभ से किया और ऐसे कई मौके आए पहले जब पाश्चात्य आलोचकों ने, विशेष रूप से अमेरिका ने, भारत की गुट निरपेक्षता की नीति पर सवाल उठाए। कई ऐसे मौके आए। क्या भारत सही कर रहा है कुछ मामलों में? इसको लेकर अमेरिका जैसी महाशक्ति ने कई बार सवाल उठाए, दबाव बनाया, प्रश्न चिन्ह लगाया। इसके बावजूद भी भारतीय विदेश नीति निर्माता जो थे, उन्होंने सतत रूप से ये समझाने की चेष्टा की कि भारत की विदेश नीति न्याय संगत और आधारभूत बातों पर आधारित है। गुट निरपेक्षता को हम पूर्ण रूप से न्याय संगत मानते हैं और इसे अपना आधारभूत सिद्धांत भी मानते हैं। ये मात्र दिखावा नहीं है और न ही ये किसी तरह से समस्याओं से भागने का रास्ता है, नहीं। यदि हम भारत के गुट निरपेक्ष आंदोलन को विभिन्न काल खंडों में बांटें या भारत की विदेश नीति को कुछ काल खंडों में बांटें तो एक काल होगा जो नेहरू जी का काल कहलाएगा, जिसमें उनका प्रभाव हमारी विदेश नीति में सतत रूप से दिखता है। 1947 से 1964 पंडित नेहरू और गुट निरपेक्षता की नीति। भारत के निर्माता उन्हें कहा जाता है। पहली बात, नेहरू की जो विदेश नीति थी उसकी विशेषताओं को हम बिंदुवार यहाँ देख लें। पहला, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, फांसीवाद के विरोधी। फांसीवाद क्या है ये मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान के समर्थक। तीसरा, शीत युद्ध से अलग रहने और गुट निरपेक्षता की नीति अपनाना, ये उनका उसूल था, सिद्धांत था। सिद्धांततः उन्होंने तय किया था कि शीत युद्ध से हमें अलग रहना है। चौथा, राष्ट्रमंडल का सदस्य। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बनेगा क्योंकि उनका विचार था कि ऐसा करते हुए भारत राष्ट्रमंडल के अन्य देशों से बहुत सारी सहायता ले सकता है। अनेक तरह की सहायता उसे मिल सकती है, आर्थिक, राजनीतिक आदि आदि। पांचवा, एशिया और अफ्रीका के जो नवोदित राष्ट्र हैं उसके हम सदैव प्रबल समर्थक रहेंगे। ये उनकी विदेश नीति की विशेषताएं थी। यदि हम भारत के अंदरूनी मामलों की बात करें, भारत में को लेकर विदेश नीति की बात करें तो छठवां बिंदु, गोवा को पुर्तगालियों से मुक्ति दिलाना, ये उनकी विदेश नीति का हिस्सा था क्योंकि गोवा पुर्तगाल के कब्जे में था और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इस पर हावी होती दिख रही थी। तो ये उनकी सफल विदेश नीति का ही परिणाम था कि भारत सफलतापूर्वक गोवा को पुर्तगाल से मुक्त करा लेता है। छठवां, पंचशील का सिद्धांत प्रतिपादित करना। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में
जो पंचशील का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध बनाए रखने पर विशेष जोर था, इसकी पूरे विश्व ने बहुत प्रशंसा की। तो अगली विशेषता नेहरू के विदेश नीति की थी पड़ोसियों से मधुर संबंध बनाने पर दबाव बनाने का विशेष प्रयास और उसके लिए पंचशील सिद्धांत। अगली विशेषता, सन 62 में चीन ने भारत पर हमला किया और हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा इतने समय से चल रहा था उसको गलत साबित किया। एक तरीके से दुश्मन ही बना। भारत इस युद्ध में हारा। चीन ने भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा भी किया। इसको लेकर पंडित नेहरू की आलोचना होती है। ये उनकी विदेश नीति का एक कमजोर पहलू है। पूर्व में मैंने बताया कि कई आलोचकों का कहना है कि गुटनिरपेक्षता की नीति ने हमें अपने मित्र और शत्रु को पहचानने में मदद नहीं की, उसमें हम गलत साबित हुए। और संभवतः चीन एक ऐसा उदाहरण है जहां हम हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के साथ चीन के साथ हमेशा सौहार्दपूर्ण संबंध रहेंगे, ऐसा सोचते हुए हमने अपनी उत्तर की सीमा को सामरिक दृष्टि से मजबूत नहीं किया था। परिणाम क्या हुआ कि चीन ने इसका फ़ायदा उठाते हुए भारत पर आक्रमण किया, एक बहुत बड़ा क्षेत्र हथिया लिया और इस प्रकार सामरिक दृष्टि से हार नेहरू की विदेश नीति की एक बहुत बड़ी कमजोरी मानी गई। विदेश मंत्री के नाते उनकी बड़ी आलोचना हुई, लेकिन इसके बावजूद नेहरू की नीति ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक प्रतिष्ठा दिलाई है। प्रतिष्ठा ही नहीं, सम्मान दिलाया है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की अहम भूमिका को सभी स्वीकार करते हैं, चाहे मध्यस्थ राष्ट्र के रूप में, चाहे एक न्याय संगत बात करने वाले राष्ट्र के रूप, न्याय संगत पक्ष लेने वाले राष्ट्र के रूप में, आदि आदि। शांति दूत, गुटों के मध्य एक पुल, तटस्थ विश्व का सर्वोच्च नेता, आदि आदि। न जाने कितने अलंकारों से नेहरू को और भारत की विदेश नीति को सराहा गया। अपने 17 वर्ष के कार्यकाल में, प्रधानमंत्रित्व काल में, नेहरू का जो स्वयं का व्यक्तित्व था वो बड़ा निर्विवाद रहा। स्वयं का व्यक्तित्व और चमत्कारी व्यक्तित्व था। इसीलिए वे दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र के बड़े सफल प्रधानमंत्री रहे, बड़े सफल विदेश मंत्री रहे। और ये जो चीन के साथ जो घटना हुई, इसे चीन का दोष मानते हुए हम उनके विदेश नीति, नेहरू की विदेश नीति को कुल मिलाकर एक सफल नीति कह सकते हैं। माइकल ब्रेशर, जिसने नेहरू पर पुस्तक लिखी है, उसने लिखा है कि नेहरू दुनिया के दूसरे देशों के प्रति अपने देश की नीति के दार्शनिक, वास्तुकला शिल्पी और यांत्रिक तथा आवास थे। इस प्रकार उनको ग्लोइंग ट्रिब्यूट दिया गया है। नेहरू की विदेश नीति को सभी ने सराहा है। और जो चीन के साथ जो उनकी असफलता की बात की जाती है, बारंबार उसे चीन के द्वारा दिए गए धोखे के रूप में ज़्यादा देखा जाता है, बजाय भारत की विदेश नीति की असफलता के रूप में। तो इस प्रकार पंडित नेहरू का काल और विदेश नीति की तत्कालीन काल की समीक्षा हम कर चुके हैं। अब अगला काल आता है लाल बहादुर शास्त्री का, जो बहुत कम समय के लिए, मात्र 2 वर्षों के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे और ताशकंद यानी सोवियत संघ में उनका हृदयाघात से देहावसान हुआ, जहां पर वह पाकिस्तान के साथ वार्ता के लिए गए हुए थे। इनका काल है 1964 से 1966। विदेश नीति उन्होंने वही बनाई रखी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल में थी। उनका आदर्शवाद,
उनके राष्ट्रीय हित के सर्वोपरि होने की भावना को सदैव लाल बहादुर शास्त्री ने ध्यान में रखा। पड़ोसियों से मधुर संबंध बनाए रखने की जो हमारी नीति थी, उसको लेकर 1965 में पाकिस्तान से हुए युद्ध के बावजूद भी उन्होंने नरम रवैया अख्तियार किया। यद्यपि आक्रमणकारी देश पाकिस्तान था और उसे हमने अच्छी तरह पराजित भी किया, लेकिन उसके बावजूद हमने एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते संबंध सुधारने का भी प्रयास किया। भारत पाक युद्ध जो 1965 का था, उसमें सोवियत संघ, हम कह सकते हैं बाद का रूस, उसने संयुक्त राष्ट्र संघ की मदद से ताशकंद समझौता करवाया, जिसमें उन कश्मीरी प्रदेशों को छोड़ना पड़ा जो भारत का भाग था तथा भारतीय सैनिक जिस पर विजय प्राप्त कर चुके थे, ये हमें छोड़ना पड़ा। शास्त्री जी की विदेश नीति को इस बात को लेकर आलोचना होती है और ताशकंद में ही, जैसा मैंने बताया, इस समझौते के दौरान शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। और यद्यपि वे गुटनिरपेक्षता का सतत रूप से अनुसरण करते रहे भारत की विदेश नीति में, पर भारत द्वारा कश्मीरी प्रदेशों को त्याग देना और वह भी तब जब वो भारत का भाग था और भारत विजय पा चुका था, ये कई बार लोगों को नागवार गुजरता है और लोग उसकी आलोचना करते हैं। शास्त्री के बहुत संक्षिप्त काल के बाद हम आते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी के काल पर। श्रीमती इंदिरा गांधी व गुट निरपेक्षता की नीति 1966 से 1977, 11 लंबे वर्षों के काल में इंदिरा गांधी ने विदेश नीति को क्या दिशा दी। पहली बात, नेहरू द्वारा प्रतिपादित बुनियादी नीति का पालन किया। नेहरू द्वारा प्रतिपादित बुनियादी नीतियों का पालन किया। दूसरी बात, जो विश्व बदल गया था, उस बदले हुए विश्व राजनीति में नेहरू की नीतियों को अच्छी तरह ढाल दिया। ये उनकी बहुत बड़ी क्षमता थी, ये उनकी बहुत बड़ी सफलता थी कि बदलते हुए राजनीतिक माहौल में भी नेहरू की विदेश नीति में सततता बनाए रखने में वो सफल रही। न केवल विश्व शांति को बनाने का उन्होंने प्रयास किया, बल्कि एशिया और अफ्रीका में ऐसी स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया जिससे आर्थिक प्रगति हो, उन देशों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिले। और इस दिशा में उन्होंने अफ्रीका और एशिया के देशों के साथ बड़े मधुर संबंध बनाए, बहुत अच्छे संबंध बनाए। उन्होंने भारत की गुट निरपेक्ष नीति की मांग के अनुसार इसे स्वतंत्र रखा, सक्रिय बनाए रखा और काफ़ी हद तक अपनी विदेश नीति में वे एक सफल प्रधानमंत्री मानी जाती हैं। यदि हम उनकी सफलता के कुछ उदाहरणों की बात करें तो क्रमवार कुछ ऐसा होगा। पहला, आर्थिक और सैनिक आत्मनिर्भरता। आर्थिक आत्मनिर्भरता और सैनिक आत्मनिर्भरता पर बल देना। सैनिक आत्मनिर्भरता इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि भारत चीन से हार चुका था और उसे एक और अन्य युद्ध पाकिस्तान से करना पड़ा। उसके बाद 1971 में ही पाकिस्तान से फिर दोबारा युद्ध होता है। ऐसी स्थिति में सैनिक आत्मनिर्भरता को उन्होंने बहुत बल दिया। दूसरा, आर्यभट्ट नामक भू उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजकर वैज्ञानिक प्रगति को विश्व के सामने बताया। भारत की वैज्ञानिक प्रगति का खुलासा उन्होंने दुनिया के सामने किया। तीसरा, सोवियत संघ से 1971 में 20 वर्षीय शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। 20-year एग्रीमेंट, पीस एग्रीमेंट विथ रशिया
सोवियत संघ। चौथा, यद्यपि सोवियत संघ के साथ उन्होंने 20 वर्षीय शांति संघ की मैत्री संधि की, लेकिन अमेरिका से भी उनके संबंध बड़े प्रगाढ़ हो गए। दुर्भाग्य से बहुत कम समय के लिए, और भारत और अमेरिका के संबंध मित्रतापूर्ण कम, खटास वाले ज़्यादा हुए। ये इंदिरा गांधी की विदेश नीति की एक दिशा और एक दशा बताती है। अगला, तो आपको याद रखना होगा कि अमेरिका के साथ इंदिरा गांधी के काल में थोड़ा सा मन मुटाव बना रहता है, तनातनी बनी रहती है, खट्टे मीठे संबंध रहते हैं। अगला बिंदु, पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हुए पाकिस्तान को छोड़कर, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बर्मा। अगला बिंदु, पाकिस्तान से बारंबार कोशिश हुई कि दोस्ताना संबंध हुए, लेकिन 1971 का आक्रमण काफ़ी चर्चित रहा। पाकिस्तान की इसमें हार हुई, बांग्लादेश का निर्माण हुआ, पाकिस्तान 2 भागों में टूटा, लेकिन उसके बावजूद इंदिरा गांधी ने दोस्ताना हाथ बढ़ाते हुए पाकिस्तान को शिमला आमंत्रित किया, जहां पर एक शिमला समझौता होता है। शिमला समझौता 1971 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान से संबंध सुधारने के प्रयास की दिशा में शिमला समझौता एक मील का पत्थर माना जाता है। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी शिमला में कुछ मुद्दों पर समझौता करते हैं, और ये एक ऐतिहासिक समझौते के रूप में देखा जाता है। उसके अलावा श्रीमती इंदिरा गांधी ने पश्चिमी देशों के साथ भी अपने संबंध सुधारने में रुचि दिखाई थी। 1975 में कुवैत के साथ संधि हुई, फिर ईरान के साथ संधि हुई। अफ्रीकी उपनिवेशवाद, जातिवाद विरोधी, रंगभेद विरोधी नीतियों का उन्होंने प्रबल समर्थन किया, गुट निरपेक्षता की नीति को आगे बढ़ाया, आदि आदि। श्रीमती गांधी का एक महत्वपूर्ण कदम था विदेश नीति के तहत कि 1976 में चीन के साथ एक समझौते के तहत भारत के राजदूत की नियुक्ति होना एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि 1962 में चीन ने जब हमला किया था, उसके बाद से हमारे कूटनीतिक राजनीतिक संबंध टूट चुके थे चीन के साथ। अब उसे भुलाकर एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में इस घटना को देखा जाता है। 1976 भारतीय राजदूत की चीन में नियुक्ति। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रीमती गांधी की नीति एक गतिशील, सकारात्मक और राष्ट्रीय हितों को बढ़ाने वाली विदेश नीति थी। इसमें लचीलापन भी था, आदर्श भी था और यथार्थता भी थी। लचीलापन, आदर्श और यथार्थता, समय के साथ ढालने की क्षमता, आदर्शों के साथ जुड़े रहते हुए समय के साथ ढालने की क्षमता, और आदर्शों के साथ जुड़े रहते हुए समय के साथ ढलते हुए वास्तविकताओं को ध्यान में रख कर के, यथार्थ को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति को आगे उन्होंने बढ़ाया। साथ ही आर्थिक सहयोग पर बल, छोटे देशों के साथ मधुर संबंध, विशेषज्ञों का महत्व, विदेश नीति बनाम राष्ट्रीय शक्ति, इन दोनों के बीच में एक अद्भुत तालमेल श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैठाया और उसमें काफ़ी सफलता प्राप्त की। यहाँ तक कि श्रीमती इंदिरा गांधी को एक विश्व राजनीतिज्ञ के रूप में तत्कालीन विश्व में देखा जाने लगा था। 1966 से 1969 तक के बीच
के काल में श्रीमती गांधी एक संकोची महिला के रूप में जानी जाती थी, सहमी थी, लेकिन बाद में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो प्रतिष्ठा उन्होंने भारत को दिलाई वो काबिल तारीफ है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस तरीके से उन्होंने अपने को ढाला वो काबिल तारीफ है। Mr. President and Mrs. Reagan, to me, every journey is an adventure, and I can say that this one is an adventure in search of understanding and friendship. It is difficult to imagine two nations more different than ours. As history goes, your country is a young one. Over the years, it has held unparalleled attraction for the adventurous and daring, for the talented as well as for the persecuted. It has stood for opportunity and freedom. The endeavors of the early pioneers, the struggle for human values, the coming together of different races have enabled it to retain its elan and dynamism of youth. इसके बाद अगला काल है जनता सरकार। 1977 से 1989 मात्र 2-2.5 वर्ष का काल। इसमें भी विदेश नीति मोटी मोटी वही रही और श्री मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री थे वो सोवियत संघ की यात्रा पर गए, संबंध अच्छे रहे, साथ ही नेपाल, बांग्लादेश, चीन आदि के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास हुआ। विशेष कुछ इस काल में हम नहीं देख पाए जिसे हम विदेश नीति के तहत याद रख सकें। श्रीमती गांधी का जो द्वितीय प्रधानमंत्रित्व काल है जिसमें वो चुनाव जीतकर वापस आती हैं 1980 से 1984, यानी अपनी 31 अक्टूबर की हत्या के पूर्व तक वे प्रधानमंत्री रहती हैं, हत्या तक। और इस पद पे रहते हुए इस काल में भी उन्होंने अपनी विदेश नीति को उसी दिशा में आगे बढ़ाया जिस दिशा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रारंभ किया था और आगे बढ़ा था। अफगानिस्तान में इस काल में सोवियत सैनिक घुसते हैं, एक तरीके से सोवियत सैनिक कार्रवाई करते हैं अफगानिस्तान में। भारत इसकी खुलकर आलोचना तो नहीं कर पाता। इंदिरा गांधी चूँकि सोवियत संघ के साथ उनकी बहुत घनिष्ठ संबंध थे, भारत के घनिष्ठ संबंध थे, 20 वर्षीय मैत्री संबंध भी जारी थी, मैत्री संधि भी जारी थी, तो भारत उतना खुलकर इसकी आलोचना तो नहीं कर पाया, लेकिन विश्व मंच में उसने बारंबार ये बात को रखा कि सोवियत संघ को अफगानिस्तान से हटना चाहिए। 7वां गुट निर्गुट सम्मेलन होता है, 7वां निरपेक्ष सम्मेलन, शिखर सम्मेलन जिसका मैंने पहले बताया, जिक्र किया है, वो दिल्ली में 1982 में और फिर उसके बाद एशियाई खेल भी भारत में होते 1982 में। ये दोनों का आयोजन बड़ा सफल माना गया और इससे भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है, भारत की जो प्रतिष्ठा है, वो उसमें 4 चांद लगे। इसी काल में भारत के संबंध चीन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन आदि से भी और बेहतर हुए, सुधरे। राजीव गांधी का काल इंदिरा गांधी की हत्या के बाद से प्रारंभ होता है और 1989 तक। ये वो काल है जिसमें हम कह सकते हैं 4D का अर्थ है डिसआर्मामेंट, डीकोलोनाइजेशन, डेवलपमेंट और डिप्लोमेसी ऑफ पीस।
निःशस्त्रीकरण, उपनिवेशवाद, विकास और उसके बाद शांति की कूटनीति। राजीव गांधी की विदेश नीति के ये 4 स्तंभ थे जिस पर उन्होंने विशेष जोर दिया और इसे संक्षिप्त में 4D के नाम से जाना जाता है। इस काल में निःशस्त्रीकरण की समस्याओं पर विचार करने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए। 6 देशों का सम्मेलन हुआ दिल्ली में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व भी किया राजीव गांधी ने। राष्ट्रमंडल, सार्क, संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठकों में रंग भेद का विरोध आदि आदि। पड़ोसियों से विदेश अच्छे संबंध बनाने के प्रयास। जुलाई 1987 में एक महत्वपूर्ण घटना होती है जिसके तहत राजीव गांधी कोलंबो में तमिल समस्या को लेकर एक समझौता करते हैं। कोलंबो जो श्रीलंका की राजधानी है, वहाँ पर एक तमिल समस्या उपजी थी जिसका जिक्र मैंने पूर्व में समकालीन दक्षिण एशिया के अध्याय के तहत किया है। उस समस्या का हमने वृहद अध्ययन भी किया है इस अध्याय में। ये समझौता 1987 का है। इस समझौते को हम कोलंबो समझौता कह सकते हैं या राजीव जयवर्धने समझौता। जयवर्धने वहाँ के राष्ट्रपति थे। इस समझौते के तहत श्रीलंका में भारत ने अपनी सेना भेजी जिसे हम शांति सेना के नाम से जानते हैं। ये शांति सेना श्रीलंका सरकार के अनुरोध पर गई थी, पर दुर्भाग्य से शांति सेना अपने उद्देश्यों में सफल हुए बिना भारत वापस आती है और उसे कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। पर यहाँ आपको समझने के लिए महत्वपूर्ण बात, जयवर्धने राजीव समझौता, कोलंबो 1987। संक्षिप्त में राजीव गांधी की जो विदेश नीति थी उसमें स्पष्टवादिता को देखा जा सकता है। वो किसी तरह की डिप्लोमेटिक बातें नहीं करते थे बल्कि स्पष्ट थे, अपने विचारों में बिल्कुल स्पष्ट थे। तो राजीव गांधी का काल विदेश नीति के मामले में स्पष्टवादिता के लिए जाना जाता है। इसके बाद आता है पीवी चंद्रशेखर और उसके बाद वीपी सिंह और चंद्रशेखर का काल आता है। चंद्रशेखर और वीपी सिंह के काल में कुछ विशेष ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं। इनका काल भी बड़ा संक्षिप्त था, लेकिन विदेश नीति में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं होता। नरसिम्हा राव जून 91 से मई 96 तक, बहुत समय बाद 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने में सरकार सफल होती है। और इस काल में हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समीकरण जो हैं उसमें भारी बदलाव आए। क्या आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं क्यों ये बदलाव हुए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर? नरसिम्हा राव का काल 1991 से 1996, ऐसी क्या घटनाक्रम थे, ऐसी क्या घटनाएं थीं जिसे लेकर पूरी विश्व की राजनीति के समीकरणों में आमूल चूल परिवर्तन आया? उत्तर है सबसे महत्वपूर्ण घटना सोवियत संघ का विघटन। उत्तर है सोवियत संघ का विघटन, द्विध्रुवीय 2 ध्रुवीय विश्व की समाप्ति, विश्व एक ध्रुवी बनने की दिशा में अग्रसर, और फिर अंततः क्या होता है? समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व। ये तीनों चारों अध्याय हमने पढ़े हैं और उसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 1990 के बाद के परिवर्तनों का काफ़ी गहन अध्ययन किया है। और आप समझ गए होंगे कि ये वही काल था जब भारत की राजनीति भी कुछ नए दौर से गुजर रही थी। 1990-91 में साम्यवाद का पूरी तरह पतन होता है, विश्व एक ध्रुवी होने की दिशा में बढ़ता है, पूंजीवादी होने की दिशा में बढ़ता है, और भारत में भी 1991 में मुक्त व्यापार अर्थात पूंजीवाद की विचारधारा लागू कर दी जाती है। लागू करने से मेरा तात्पर्य यह है कि लिबरल इकोनॉमी
प्रारंभ कर दी जाती है। विकास का साम्यवादी मॉडल, विकास का मिश्रित मॉडल त्याग दिया जाता है। हमने राष्ट्र निर्माण की दिशा में जो चुनौतियां थी उसके अध्ययन के तहत हमने जाना था, और ऐसे ही नियोजित विकास का अध्ययन करते हुए भी हमने जाना था कि पूंजीवाद बनाम साम्यवाद के विचारधाराओं के बीच में जो टक्कर थी उसको देखते हुए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था आई थी, लेकिन ये 1991 में इसे भी त्याग दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल की यदि बात करूं तो जैसा मैंने बताया कि विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर भी प्रश्न चिन्ह लगने लगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म ही इसलिए हुआ था कि दो गुटों से हटकर एक तीसरा गुट बनाना। अब जब एक गुट समाप्त ही हो गया, सोवियत संघ समाप्त हो चुका, तो फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन के औचित्य पर भी प्रश्न लगने लगे। और गुट निरपेक्ष आंदोलन तो हमारी विदेश नीति का एक सबसे मूल सिद्धांत था, तो हमारी विदेश नीति को भी एक नई दिशा देने की जरूरत पड़ती है। ऐसी स्थिति में नरसिम्हा राव की सरकार आती है, और वो भी अल्पमत। इन्होंने अपने इस काल में 5 वर्ष में कई शिखर सम्मेलन, राष्ट्र सम्मेलन आदि की बैठकों में भाग लिया और निर्गुट सम्मेलन में भाग लिया, शांतिपूर्ण नीतियों को प्रदर्शित किया, बहुत से देशों की यात्राएं की, और ऐसा करते हुए विश्व के बदलते राजनीतिक परिवेश में नरसिम्हा राव ने भारत के पक्ष को, विदेश नीति के पक्ष को सफलतापूर्वक अन्य देशों के सामने रखा और गुटनिरपेक्षता की अहमियत, गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता पर भी जोर दिया। पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका जो सतत रूप से दबाव बनाया हुआ था कई कारणों से भारत पर, उस दबाव को इन्होंने सफलतापूर्वक, नरसिम्हा राव ने अपनी विदेश नीति के जरिए इसे निरस्त किया। पड़ोसी राष्ट्रों के साथ अच्छे संबंध बनाए, गुट निरपेक्ष आंदोलन को एक नई दिशा दी, और सार्क का सम्मेलन भी भारत में 2 बार करवाया। बल्कि जो 1995 में दिल्ली में जो सार्क सम्मेलन हुआ था उसे एक सफल सम्मेलन के रूप में देखा जाता है। नरसिम्हा राव के बाद वाजपेयी जी की सरकार आती है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में प्रधानमंत्री बनते हैं और ये सरकार मात्र 13 दिन के लिए रहती है, और इसके बाद HD देवेगौड़ा का काल आता है। HD देवेगौड़ा प्रधानमंत्री 96 से 97, जून 96 से अप्रैल 97 तक। देवेगौड़ा का काल विदेश नीति के मामले में एक खास कारण से जाना जाता है, और वह है CTBT, जिसका जिक्र मैंने पहले किया है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जिस पर दस्तखत करने के लिए ये महाशक्तियां दुनिया के सभी देशों पर दबाव बना रही थीं। भारत भी उसमें एक देश था जिस पर सतत रूप से दबाव डाला जा रहा था कि इस संधि पर हस्ताक्षर करके वह ये घोषित करे या यह स्वीकार करे कि वह परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, परमाणु बम नहीं बनाएगा, आदि आदि। देवेगौड़ा ने इस पर हस्ताक्षर करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इसी के कारण भारत की जो अस्थायी सदस्यता के लिए सुरक्षा परिषद में जो चुनाव हुआ, भारत उसमें हारा, जिससे थोड़ी सी फजीहत तो हुई, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि इस पे हस्ताक्षर करना ना करना भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ रास्ता था। इसी काल में पड़ोसियों से संबंध सुधारने, गंगा जल के बंटवारे को लेकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ करीब 20 साल से जो विवाद चल रहा था उसे निपटाने का प्रयास किया गया,
और गुटनिरपेक्ष विदेश मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ उसमें भी भारत ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई। तत्कालीन प्रधानमंत्री देवेगौड़ा का काल बहुत संक्षिप्त रहा। उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और जून 97 से जून 98 के बीच की कुछ घटनाएं उनके काल की विदेश नीति के मामले में इस प्रकार हैं। पहला, पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के लिए 12 मई 1997 को भारत पाक शिखर वार्ता। उसके बाद पुनः 3 माह बाद न्यूयॉर्क में गुजराल और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच में फिर बातचीत होती है जिसमें संबंध सुधारने को बल दिया जाता है। तीसरी घटना संयुक्त शिखर सम्मेलन। चौथी घटना भारत अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि जून 97 में दोनों के बीच में होती है। और अंत में नेहरू के काल से लगातार चली आ रही जो अच्छे पड़ोसियों से संबंध या पड़ोसियों से अच्छे संबंधों की जो नीति थी उस दिशा में आगे बढ़ते हुए इन्होंने नेपाल की यात्रा की और ये एक बहुत सफल यात्रा मानी गई। महत्वपूर्ण भूमिका इसमें उन्होंने निभाई। गुजराल के बाद श्री इंद्र कुमार गुजराल के बाद अटल बिहारी वाजपेयी पुनः प्रधानमंत्री बनते हैं क्योंकि पूर्व काल में मात्र 13 दिन के लिए थे और इस बार उनका कार्यकाल पूरे 5 वर्षों का होता है। इस काल में उन्होंने द्विपक्षीय वार्ताओं पर जोर दिया, पहली बात। दूसरा, गुटनिरपेक्ष नीति का मुखर समर्थन किया और इस बात को विश्व के सामने सतत रूप से रखा कि बदलते हुए राजनीतिक परिवेश में भी गुटनिरपेक्षता उतनी ही सार्थक है वर्तमान में जितना कि पूर्व में थी। तीसरी बात, परमाणु नीति की समीक्षा, यानी भारत की जो परमाणु नीति थी शांतिप्रिय उपयोग की, उसमें थोड़ा सा इन्होंने बदलाव किया। बदलाव इस दृष्टि से कि 11 मई और 13 मई 1998 को, याद रखेंगे तारीखें, 1998 मई, इसमें उन्होंने 5 सफल परमाणु परीक्षण किए। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low yield device, and a thermonuclear device. They were myself and Dr. Chidambaram. We met him. He said, "Go ahead for the nuclear tests." Vajpayee ji was responsible for transforming India a nuclear weapon state. DRDO and DAE have effectively and efficiently coordinated and integrated their respective technological strength in the national mission to confront the country with the capability to vacate the nuclear threats. अभिनंदन होना चाहिए वैज्ञानिकों का, उन इंजीनियरों का जिन्होंने पोखरण में जो कुछ हुआ
उसे सफलतापूर्वक करके दिखाया। परमाणु परीक्षण से तात्पर्य था कि विश्व को ये बताना कि भारत परमाणु हथियारों को बनाने की क्षमता रखता है। पूर्व के काल में भारत ने सदैव विश्व शांति के नाम पे परमाणु के शांतिपूर्ण उपयोग की बात की थी। ये आश्चर्य है कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था? क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला है तो खतरा भी दूर हो जाएगा। खतरा अमल में नहीं आएगा। और इसीलिए हमने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। हमारे कार्यक्रम का अंग है, उसमें लिखा हुआ है पोखरण 2 कोई आत्मश्लाघा के लिए नहीं था, कोई पुरुषार्थ के प्रकटीकरण के लिए नहीं था, लेकिन हमारी नीति है और मैं समझता हूं ये देश की नीति रही है कि मिनिमम डिटरेंट होना चाहिए। वो क्रेडिबल भी होना चाहिए। इसलिए परीक्षण का फैसला किया गया। उसके कारण कुछ कठिनाइयां आएंगी, हमें मालूम था, लेकिन देश उन कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करेगा, यह भी हमको विश्वास था और ऐसा ही हुआ। आर्थिक प्रतिबंध हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सके। रक्षा संबंधी फैसले करने से हमें विरत नहीं कर सके। लेकिन परीक्षण के साथ हमने यह भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। हमने यह भी कहा कि जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं है, हम उनके विरुद्ध उनका उपयोग नहीं करेंगे। हमने परीक्षण बंद करने का भी ऐलान किया। सचमुच में पोखरण में हम एक और परीक्षण कर सकते थे, लेकिन जब हमें लगा कि वैज्ञानिक तकाजा पूरा हो गया है तो उस परीक्षण को हमने छोड़ दिया। और उस हद तक उसने परमाणु बम बनाने से अपने को बहुत दूर रखा था, या परमाणु हथियारों के निर्माण की कुशलता से अपने को दूर रखा था। लेकिन यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी विश्व के सामने भारत को एक सर्वशक्तिमान देश बताने के लिए उन्होंने परमाणु बम विस्फोट किए, परीक्षण करवाया और ऐसा साबित करने का प्रयास किया कि भारत इस क्षेत्र में अब सक्षम है। यद्यपि उन्होंने बारंबार इस बात को दोहराया कि यह परीक्षण जो था शांतिपूर्वक था।
वाजपेयी की इस कार्रवाई को लेकर विश्व के कई देशों में बड़ी आलोचना हुई और भारत को इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। जर्मनी, अमेरिका, जापान, स्वीडन, डेनमार्क, कनाडा, इन देशों ने भारत से अपने आर्थिक संबंध विच्छेद कर लिए, एक तरीके से आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आर्थिक प्रतिबंध लगाने से इन देशों के साथ जो हमारे व्यापारिक संबंध थे वे एक तरीके से स्थगित कर दिएगा, रोक दिएगा। ब्रिटेन, फ्रांस ने भी ये प्रतिबंध लगाया। पाकिस्तान ने इस परमाणु परीक्षण के जवाब में भी 28 मई और 30 मई को 6 परमाणु परीक्षण किया। अर्थात जैसे को तैसा की नीति मानो अमेरिका पाकिस्तान अपनाना चाह रहा था और भारत के परमाणु परीक्षण के जवाब में उसने भी परमाणु परीक्षण तत्काल किए और 6 बार किया। कश्मीर के मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में सतत रूप से तनाव बना रहा, गोलीबारी होती रही। इस बैकग्राउंड में, इस पृष्ठभूमि में अगला महत्वपूर्ण कदम जो वाजपेयी जी ने इस काल में उठाया विदेश नीति के तहत, वह था दिल्ली लाहौर दिल्ली बस सेवा का उद्घाटन। 20-21 फरवरी को वे स्वयं लाहौर की यात्रा करते हैं और ऐसा करते हुए उन्होंने शांति के मार्ग में एक ऐतिहासिक पहल की। ये लाहौर यात्रा और बस सेवा का प्रारंभ अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना मानी जा सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने लाहौर समझौते पर, लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किए और इस घटना को उस समय एक युगांतरकारी घटना मानी गई, क्योंकि इसमें इस बात के लिए दोनों पक्षों ने पूर्ण रूपेण सहमति बताई कि एक मधुर संबंधों की आवश्यकता है दोनों पड़ोसियों के बीच में। दुर्भाग्य से लाहौर घोषणा की बातें ज़्यादा समय तक स्थायी नहीं रह सकी। चीन के साथ समझौता हुआ था 1960-61 में और चीन ने भारत पर हमला किया, भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा किया था 1960-61 में। ऐसा ही कुछ यहाँ पर पाकिस्तान ने किया। ये समझौते की स्याही सूखी ही नहीं थी कि पाकिस्तान ने लाहौर घोषणा की आड़ में कारगिल में अपने घुसपैठिए भेजे। कारगिल में घुसपैठिए भेजकर एक तरीके से उसने एक आक्रमण ही कर दिया था, एक तरीके से उसने युद्ध थोप दिया था। जम्मू कश्मीर में ये द्रास सेक्टर आप देखेंगे, द्रास, कारगिल, बटालिक, इन क्षेत्रों में पाकिस्तानी समर्थक उग्रवादियों ने हमले करके भारतीय सेना को बड़ी भारी क्षति पहुंचाई, लेकिन बाद में अंततः भारतीय सेना ने उन जगहों पर वापस कब्जा किया और विजय पाई। ये घटना 1999 की है और इस घटना, कारगिल घटना के बाद दोनों के संबंध सतत रूप से कड़वे होते चले गए, क्योंकि एक तरीके से छुरा घोंपने वाली बात थी, पीठ पे छुरा घोंपना, क्योंकि समझौता हुआ नहीं और पाकिस्तान ने एक तरीके से आक्रमणकारी नीति अपनाई थी। कारगिल संकट भारत के लिए एक बहुत बड़ा सबक था, क्योंकि अचानक अप्रत्याशित रूप से जो हमले हुए थे उसमें भारतीय सेना को बहुत नुकसान हुआ और कुछ समय तक हमें पीछे भी हटना पड़ा, लेकिन अंततः भारत की विजय हुई और मात्र सैन्य विजय ही नहीं बल्कि कूटनीतिक क्षेत्र में भी भारत को बहुत सफलता मिली। कूटनीतिक क्षेत्र में कारगिल मामले को लेकर मिली सफलता अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल की विदेश नीति की एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा सकती है। रूस ने भारत का पक्ष लिया, स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को चेतावनी दी,
और उसे एक तरीके से उसने पाकिस्तान से ये कहा कि भारतीय सीमा में जो उनके घुसपैठिए हैं उन्हें वो तत्काल वापस बुलाए। इस प्रकार एक महाशक्ति द्वारा भारत के पक्ष में खुले रूप से पाकिस्तान को चेतावनी देना एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा सकती है। फ्रांस ने भी भारत को आश्वस्त किया था कि जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र को पाकिस्तान समर्थक घुसपैठियों से मुक्त कराने के लिए पूरी दुनिया उसके साथ है। अमेरिका, चीन, G8 ग्रुप ऑफ 8 नेशंस, इन्होंने भी भारत की सराहना की, भारत के इस कदम की सराहना की और पाकिस्तानी कार्रवाई की बड़ी आलोचना की। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कारगिल युद्ध तो अपनी तरफ एक घटना थी, लेकिन उसके दो पहलू थे। एक तो सैन्य विजय और दूसरा कूटनीतिक विजय। भारत ने दोनों ही बिंदुओं पर बड़ी सफलता पाई। संक्षेप में, वाजपेयी जी की विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और पड़ोसियों से शांति के प्रयास का काल रही। बांग्लादेश के साथ संबंध सुधारते हुए उन्होंने कलकत्ता ढाका बस सेवा शुरू की, जैसे पाकिस्तान के साथ उन्होंने की थी। नेपाल के साथ भी उन्होंने परगमन संधि पर हस्ताक्षर किए और इस प्रकार पड़ोसियों से अपने संबंध सुधारने का प्रयास किया। चीन के साथ भी वार्ता के दौर हुए और विचारों का आदान प्रदान हुआ। दोनों के बीच ऐसा लगने लगा था कि संबंध धीरे धीरे सुधार की दिशा में बढ़ रहे हैं। जनवरी 2001 में वाजपेयी वियतनाम जाते हैं और वहाँ भी वियतनाम के तत्कालीन नेताओं के साथ व्यापारिक आर्थिक समझौतों पर हस्ताक्षर करते हैं। वाजपेयी के काल के अंतिम बिंदु यदि हम देखें तो वो ये है कि अपने प्रधानमंत्री काल में उन्होंने हमेशा गुटनिरपेक्षता का सतत रूप से समर्थन किया और ये बात बार बार उन्होंने दोहराई कि उनकी विदेश नीति का आधार ये गुटनिरपेक्षता ही है, जो उन्हें अपनी नीतियों को स्वतंत्रता पूर्वक लागू करने की स्वतंत्रता देती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी वाजपेयी ने हमेशा अपने सकारात्मक विचार ही रखे। जहां वाजपेयी जी का प्रधानमंत्रित्व काल कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ है, जिसमें परमाणु परीक्षण, बस यात्राएं, स्वयं की लाहौर यात्रा आदि आदि हैं, वहीं मनमोहन सिंह का काल जो इसके बाद का है, यानी 2004 से 2014 तक, इसमें कोई विशेष बदलाव नहीं देखा गया। भारत की विदेश नीति में कोई विशेष बदलाव नहीं आया। हाँ, एक महत्वपूर्ण घटना जो इस काल में होती है वो यह कि भारत के परमाणु परीक्षण के विरोध में जिन देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, भारत को तकनीकी निर्यात देने से अस्वीकार कर दिया था, अब वे सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ते हैं। बातचीत और परमाणु वार्ता को सकारात्मक रूप देने का प्रयास किया जाता है। 14वां शिखर सम्मेलन जो 2006 में क्यूबा की राजधानी में हुआ, वहाँ मनमोहन सिंह जी आतंकवाद पर अपनाए गए दोहरे मापदंड की बात विश्व मंच पर रखते हैं। आतंकवाद पर अपनाए जा रहे दोहरे मापदंड की बात रखते हैं और इसका सख्त विरोध करते हुए आह्वान करते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ खुली जंग की ज़रूरत है। आतंकवाद के खिलाफ सभी लोगों की आवाज़ मुखर होने की ज़रूरत है और आतंकवाद की एक ही परिभाषा हो सकती है और वह है मात्र आतंकवाद। इसमें ऐसा नहीं है कि आतंकवाद स्थितियों के अनुसार कभी जायज़ ठहराया जा सके। दूसरी बात जिस पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के नाते जोर दिया अपने विदेश मंत्रित्व अपने काल में, वो है ऊर्जा चुनौतियों के समाधान के लिए एक कार्यदल को गठन करने का, क्योंकि आने वाले वर्षों में
पेट्रोलियम की चुनौतियां बढ़ रही थीं, उसके कमी की चुनौतियां बढ़ रही थीं और नए नए ऊर्जा के स्रोतों की ज़रूरत पड़ रही थी। तो इस पर उन्होंने एक समिति बनाकर एक फोकस के साथ कार्य करने की बात पर बल दिया।